फिल्म किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1980 की फिल्म राम बलराम की बात करेंगे। फिल्म की मेन कास्ट थी धर्मेंद्र, अमिताभ, जीनत अमान, रेखा, अजीत, हेलन, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, उर्मिला भट्ट। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता टीटो, एडिटर और डायरेक्टर थे विजय आनंद। फेमस राइटर कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना भी उस फिल्म से जुड़े थे। राम बलराम के डायलॉग्स राइटर वही थे। स्क्रीन प्ले उन्होंने गोल्डी के साथ मिलकर लिखा। विजय आनंद के बारे में बनाए एपिसोड में इसका जिक्र किया था। वो एपिसोड जो दोस्त नहीं देख पाए हैं आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। उस एपिसोड में आपको बताया था कि रजनीश के आश्रम से लौटकर जब गोल्डी बॉम्बे में रहने लगे तो निर्माता उनसे मिलने लगे थे। निर्माता जोड़ी मुशीर रियाज ने गोल्डी को अपनी फिल्म राजपूत के लिए साइन कर लिया था। उन्हीं दिनों गोल्डी को निर्माता टीटो ने साइन कर लिया था। फिल्म थी राम बलराम। फिल्म इंडस्ट्री में दो भाई टीटो टोनी नाम से फेमस हैं। टीटो का पूरा नाम है कुशाल दीप सिंह जुनेजा। टोनी का पूरा नाम है रमनजीत सिंह जुनेजा। असल में राम बलराम का काम राजपूत से भी पहले शुरू हो गया था। राम बलराम के लिए उस दौर के सबसे बड़े स्टार्स धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को साइन किया गया। उन दिनों अमिताभ 4 लाख लेते थे, धर्मेंद्र 6 लाख लेते थे। जीनत अमान की फीस 3 लाख फाइनल की गई। रेखा को पता चला कि गोल्डी राम बलराम बना रहे हैं। वो गोल्डी से मिलने पहुंच गई। गोल्डी ने समझाया, धर्मेंद्र और अमिताभ के होते हुए हीरोइंस क्या करेंगी, तुम्हारा रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। फिर भी रेखा ने जिद की तो 2 लाख फीस में रेखा की बात भी पक्की हो गई। राम बलराम इकलौती फिल्म है जिसमें जीनत अमान और रेखा ने साथ काम किया है। कहा यह भी जाता है कि रेखा को गोल्डी के पास अमिताभ ने ही भेजा था। अमिताभ के कहने पर ही रेखा को फिल्म में फाइनल किया गया था। इसी तरह जीनत अमान देव आनंद के पास गई थी कि गोल्डी से कहो मुझे अपनी फिल्म में काम दे। देव आनंद के कहने पर गोल्डी ने जीनत को राम बलराम में काम दिया था। लेखक कमलेश्वर ने गोल्डी से कहा था कि कोई हल्की फुल्की कहानी लिखो। मोटी मोटी कहानी ये बनाई गई कि 2 हीरो दोनों भाई होंगे। इसमें से एक पुलिस वाला होगा, एक चोर होगा। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत धमाल करते हैं। पुलिस वाला चोर को चोरी के तरीके बताता है। चोर चोरी करके इकट्ठा किया पैसा आधा पुलिस वाले को दे देता है। बीच में बहुत एंटरटेनिंग इवेंट्स शामिल किए गए। हल्के फुल्के मनोरंजक अंदाज में कहानी आगे बढ़ेगी। इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था। जाहिर है उन दिनों सेंसर बोर्ड भी एक्स्ट्रा केयरफुल हो गया था। एक दिन कमलेश्वर जी ने गोल्डी से कहा, हमारी कहानी में पुलिस वाला अपने चोर भाई की मदद करता है। आजकल के हालात को ध्यान में रखते हुए कहीं सेंसर हमारी फिल्म पर बैन ना लगा दे। हमें कहानी में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। गोल्डी ने सोच विचार किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि कमलेश्वर बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अब कहानी में एक विलेन तैयार किया गया। दोनों भाइयों का चाचा कहानी का खलनायक होगा। वो चाचा ही दोनों नायकों से उल्टे काम करवाता है। पहले कहानी की सुंदरता इस बात में थी कि 2 शातिर भाई पूरी दुनिया को धोखा देते हैं। कहानी बहुत एंटरटेनिंग अंदाज में आगे बढ़ती है। अब ये हो गया कि दोनों भाइयों से गलत काम करवाने वाला उनका चाचा है। अब नायकों के किरदार में वो दम नहीं रहा था जो पहले था। कहानी बदलने के कारण कहानी कमज़ोर हो गई थी। ये टिपिकल मसाला फिल्म हो गई थी। हामिद अली खान यानी अजीत ने सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया। अजीत की तबीयत उन दिनों ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो जल्दी से इस फिल्म का काम निपटा के रिटायर होना चाहते थे। अजीत ने गोल्डी से ये भी कहा कि मेरा कैरेक्टर इस कहानी में इतना स्ट्रांग है कि धर्मेंद्र और अमिताभ पर भारी पड़ सकता है, फिल्म को नुकसान पहुंचा सकता है। गोल्डी के मन में भी ये बात बैठ गई, पर फिर भी उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। फिल्म की शूटिंग फ्लो में शुरू हुई ही थी कि अमिताभ को पीलिया हो गया। फिल्म की शूटिंग लगभग 8 महीने के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। फिर भी गोल्डी ने धर्मेंद्र के वो सीन्स शूट किए जिनमें अमिताभ उनके साथ नहीं थे। जब अमिताभ ठीक होकर लौटे तो धर्मेंद्र इतने बिजी थे कि उनकी डेट्स नहीं थी। तब गोल्डी ने अमिताभ के वो सीन्स शूट किए जिनमें धर्मेंद्र नहीं थे। उस दौर में धर्मेंद्र की मांग अमिताभ से ज्यादा थी। धर्मेंद्र मुश्किल से 2 घंटे के लिए सेट पर आते थे। अगली डेट मुश्किल से मिलती थी।
फिल्म बनने में इतना समय लग रहा था कि समय ही बदल चुका था। इस दौरान अमिताभ की कई फिल्में हिट हो चुकी थीं। वो अब सबसे फेमस स्टार बन चुके थे। अब अमिताभ की मांग धर्मेंद्र से भी ज़्यादा हो गई थी। धर्मेंद्र के बारे में ये फेमस रहा कि वो हर स्टार के साथ हमेशा बहुत सहज रहे। कौन उनसे बड़ा कौन उनसे छोटा स्टार है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर वो दौर कुछ अजीब था। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी धर्मेंद्र की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर हावी हो रही थी। धर्म हेमा की शादी अभी हुई नहीं थी। मन ही मन धर्मेंद्र डिस्टर्ब्ड रहते थे। ऐसे में कुछ नकारात्मक सोच वाले लोगों ने धर्मेंद्र के कान भरने शुरू कर दिए कि अमिताभ अब बड़ा स्टार हो गया है, आपसे भी बड़ा। अब निर्माता उसकी तरफ झुक रहे हैं। आग में घी डालने वाला काम एक घटना ने कर दिया। राम बलराम के लिए धर्मेंद्र की डेट्स मिल नहीं पा रही थीं, तो राम बलराम के निर्माता टीटो ने अमिताभ को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया और फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी, जिसकी स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह फाइनल भी नहीं हुई थी। फिल्म थी मिस्टर नटवरलाल। धर्मेंद्र तक किसी ने ये खबर पहुंचा दी कि टीटो अमिताभ को लेकर राम बलराम की शूटिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र को ये बात बुरी लगी। धर्मेंद्र सोचने लगे कि मुझे इन्फॉर्म किए बिना राम बलराम की शूटिंग की जा रही है, इसका मतलब मेरा रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्मेंद्र से गोल्डी के दोस्ताना संबंध थे, फिर भी धर्मेंद्र ने गोल्डी से इस बारे में कोई बात नहीं की। गोल्डी के असिस्टेंट्स ने जब गोल्डी को बताया कि ये बात चल रही है, तो गोल्डी ने खुद धर्मेंद्र से बात की और धर्मेंद्र की गलतफहमी दूर की। उन्हें बताया कि टीटो के साथ अमिताभ मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग कर रहे हैं। पर अब धर्मेंद्र के मन में बहुत सी बातें चलने लगी थीं। कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर महसूस करने लगे थे। इसलिए धर्मेंद्र का राम बलराम में इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया था। अब धर्मेंद्र और अमिताभ की एक साथ डेट्स मिलना मुश्किल हो गया था। दोनों इस बात को जाहिर नहीं करते थे, पर ईगो की समस्या थी जो बाकी इंडस्ट्री महसूस कर रही थी। जब मुश्किल से दोनों सेट पर साथ होते तो पहले वाली सहजता नहीं होती थी। दोनों ही कई फिल्मों में बिजी थे, मशीनी अंदाज में काम निपटा के चले जाते। इससे फिल्म की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। इस दौरान गोल्डी ने महसूस किया कि अब धर्मेंद्र काम उतनी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते थे जितना कुछ साल पहले करते थे। गोल्डी ने यह भी महसूस किया कि अमिताभ बहुत फोकस्ड थे। एक दो दिन पहले ही सीन्स घर पर मंगवा लेते थे और घर से तैयारी करके आते थे। सेट पर अमिताभ बहुत जल्दी समझ जाते थे कि उन्हें क्या करना है। फिल्म की डबिंग के समय धर्मेंद्र की तरफ से काफ़ी परेशानी हुई। अमिताभ की आवाज़ के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। धर्मेंद्र की आवाज़ की अपनी एक खूबसूरती है। उनकी आवाज़ में एक अलग अंदाज का अपनापन था। पर पता नहीं क्यों उन दिनों धर्मेंद्र फिल्म की डबिंग करते समय अपनी आवाज़ को थोड़ा बदलकर डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते थे, शायद अमिताभ की वजह से। गोल्डी धर्मेंद्र से हमेशा कहते थे कि आप अपने नेचुरल स्टाइल में ही बोलिए। धीरे धीरे धर्मेंद्र ने गोल्डी की मौजूदगी में फिल्म की डबिंग करनी बंद कर दी। कभी आते नहीं थे, कभी गला खराब, कभी कोई और बात। जब गोल्डी नहीं होते थे तो धर्मेंद्र अपने सीन्स अपनी बदली हुई आवाज़ में डब करके चले जाते थे। गोल्डी ने उनसे पहले भी कहा था कि ऐसा करने से आपका काम ही कमज़ोर नज़र आएगा, पर धर्मेंद्र ने अपने हिसाब से ही फिल्म की डबिंग की। जीनत अमान से गोल्डी नाराज़ हो गए थे। गोल्डी ने जीनत से कहा था कि तुम्हारा ध्यान काम की तरफ कम और संजय खान की तरफ ज़्यादा है। उन दिनों जीनत संजय खान के करीब थी। धर्मेंद्र और अमिताभ ने साथ में जो फिल्में की हैं, शोले, चुपके चुपके, राम बलराम, उनमें से सिर्फ राम बलराम ही ऐसी है जिसमें दोनों की बराबर फुटेज, बराबर रोल, बराबर इंपॉर्टेंस थी। पहली दो फिल्मों में धर्मेंद्र का रोल डोमिनेटिंग था। 8 महीने में फिल्म पूरी करने वाले गोल्डी को राम बलराम कंप्लीट करने में कई साल लग गए। राम बलराम 1980 की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर 6 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ कुर्बानी थी। दूसरे नंबर पर 5 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ आशा थी। तीसरे नंबर पर राम बलराम, बजट 2.5 करोड़ के करीब, नेट कलेक्शन 4 करोड़ 75 लाख। कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, पर बहुत समय में बनी, बजट ज़्यादा था
तो वर्डिक्ट मिला सेमी हिट। एपिसोड में दी गई ज़्यादा जानकारी लेखिका अनीता पाध्ये की बुक एक था गोल्डी और IMDb पर राम बलराम के ट्रिविया से ली गई है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।